नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लेटो के सौंदर्य संबंधी विचारों की व्याख्या की। अब हम सौंदर्य और उपयोगिता के बारे में बात करते हैं जो प्लेटो ने अपने दर्शन में दिया। प्लेटो ने सौंदर्य को सामाजिक और नैतिक दृष्टि से जोड़कर माना कि काम भावना से कुछ ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। यानी उन्होंने सौंदर्य को नैतिक दृष्टि और काम भावना से उन्होंने इसको जोड़ने का प्रयास किया और सामाजिकता से इसका सरोकार माना। वस्तुएं परम रूप से सुंदर न होकर एक विशेष प्रसंग में ही सुंदर होती हैं। उन्होंने ये माना कि वस्तुएं परम रूप से सुंदर न होकर एक विशेष प्रसंग में ही सुंदर होती हैं। अंधा व्यक्ति आंखें सुंदर होने के बाद भी देख नहीं सकता, उसकी आंखों का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उन्हें सुंदर नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार किसी के पैर होने के बाद भी वह किसी कारण से चल नहीं सकता, तो उन पैरों को हम सुंदर नहीं कह सकते, क्योंकि वे उपयोगी नहीं हैं। यदि वस्तुएं अनुपयोगी हैं और उसमें प्रभावित करने की क्षमता नहीं है तो वह कुरूप है। प्लेटो के अनुसार केवल उपयोगिता ही सौंदर्य का मापदंड नहीं है, उनका प्रभाव भी शुभ और लाभप्रद हो तभी वे सुंदर हो सकती हैं, जो शुभ उद्देश्यों की सिद्धि में सहायक हों तथा आत्मोन्नति देने वाली हों, वे ही सुंदर कही जा सकती हैं। जिस वस्तु का उपयोग अशुभ उद्देश्यों के लिए किया जाए वह सौंदर्य से दूर है। इस प्रकार सौंदर्य एवं उपयोगिता का आपस में तादात्म्य है, यानी अंतर संबंध है। यानी सौंदर्य और उपयोगिता दोनों का मिश्रण बहुत जरूरी है, तभी वह सौंदर्य के नज़दीक है और उसको सौंदर्य माना जा सकता है। यह प्लेटो अपने दर्शन शास्त्र में कहते हैं। उपयोगी उसी वस्तु को कहेंगे जो शुभ विचारों की जननी हो, यानी उपयोगी वस्तुओं से भी शुभ विचार उत्पन्न होने चाहिए। और इस प्रकार प्लेटो सौंदर्य से शिवत्व का उद्गम मानते हैं। प्लेटो के सौंदर्य संबंधी इन विचारों का प्रभाव यूनान की कला पर भी दृष्टिगोचर होता है। उस समय के प्राय सभी चित्रों एवं मूर्तियों में सभी आकृतियां पूर्ण सौंदर्य से युक्त हैं। उनमें कहीं भी कुरूपता, अपंगता, अनुपातहीनता या बुरे विचार दिखाई नहीं देते। कलाकारों का विचार था कि जब ईश्वर ने सुंदर सृष्टि की रचना की है तो हम उसमें क्रूरता क्यों खोजें। इसी कारण तत्कालीन कला में अलौकिकता, श्रेष्ठ मानवीय भाव तथा पूर्ण शारीरिक सौंदर्य दर्शन का ही परिणाम है, जो फिडियास से लेकर स्कोपास के युग तक की कला में दृष्टिगोचर होता है। यह शैली यूनानी प्रतिभा की पूर्णतम अभिव्यक्ति थी, जिसमें उदात्तता, सादगी और एकता के गुण विद्यमान थे। इसमें प्रबल संवेगों को अभिव्यक्ति ने देकर आत्मा की सार्थक प्रशांति को अभिव्यक्ति दी गई। प्लेटो ने दृष्टि तथा श्रवण को ही आनंद का मार्ग माना है। उनके अनुसार इच्छा और आनंद सौंदर्य का मापदंड नहीं हो सकते। कामेंद्रिय, स्वादेंद्रिय और स्पेशेंद्रिय के आनंद को सुंदर नहीं कह सकते। सुंदर वस्तु शिवत्व की जननी है, इसीलिए दृष्टि और श्रवण से प्राप्त आनंद ही सुंदर हो सकता है।
क्योंकि लाभप्रद होने की विशेषता के कारण वे दूसरी इंद्रियों से भिन्न है। यह व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त तथा लाभप्रद होता है। दृष्टि तथा श्रवण का आत्मा से गहन संबंध होता है तथा इनसे प्राप्त आनंद हम आत्मा द्वारा परख ही लेते हैं। अन्य इंद्रियों से प्राप्त आनंद इच्छा व स्वार्थ पूर्ति का है और इसलिए वे सुंदर नहीं है। अब प्लेटो के सौंदर्य सोपान व्रत हैं जो उन्होंने कुछ दिए हैं, उनके बारे में हम विचार करते हैं। प्लेटो के अनुसार सौंदर्य की यह विशिष्टता है कि वह बहुत स्पष्टता से वस्तुओं में प्रतिबिंबित होता है। उन्होंने सौंदर्य की एक विशिष्टता ये बताई कि वे बहुत ही स्पष्टता के साथ वस्तुओं में प्रतिबिंबित होता है, उसकी झलक दिखाई देती है, जिससे वह साकार बन जाता है और इंद्रियें उसे ग्रहण करने में सफल रहती हैं। जिससे वो क्या हो जाता है, साकार रूप ग्रहण कर लेता है और हमारी इंद्रियां उसे ग्रहण करने में सफल रहती हैं। इंद्रियों में दृष्टि सर्वाधिक तीक्ष्ण है, जिसकी परिधि में सौंदर्य सर्वाधिक उद्घाटित होता है। सौंदर्य में ही वस्तुओं में प्रकट होने की क्षमता है और इसी कारण वह तभी सभी तत्वों में श्रेष्ठ माना गया है। तथापि व्यवहार जगत में अनेक वस्तुएं सुंदर होती हैं तथा इनमें एक ही तुलना में दूसरी की तुलना में तीसरी की तुलना में चौथी, इस प्रकार यह क्रम ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में चलता रहता है। ये सभी वस्तुएं देश और काल की सीमा में बंधी हैं, नश्वर और क्षणिक हैं। ये कभी सुंदर लगती हैं तो कभी क्रूप भी लगने लगती हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि खिला हुआ खुशबूदार फूल पहले सुंदर लगता है किंतु मुरझाने के पश्चात क्रूप लगने लगता है। इस प्रकार सभी वस्तुएं परम सौंदर्य की ओर ही मानवात्मा की ओर ले जाती हैं। इसी परम सौंदर्य के प्रकाश में वे जगमगाती हैं। सुंदर वस्तुएं वे सीढ़ियां हैं जिनके सहारे मानव परम सौंदर्य तक पहुंच सकता है। मानव प्रेम के सहारे परम सौंदर्य तक जा सकता है। सुंदर जीवों से सुंदर जीवन की ओर, सुंदर जीवन से सुंदर सत्य की ओर तथा सुंदर सत्य के पश्चात वह परम सौंदर्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये प्लेटो मानते थे। अतः अंत में उसे सुंदर का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मानवात्मा का वास्तविक निवास स्थान यही सौंदर्य है। इस प्रकार से प्लेटो ने अपने सौंदर्यगत जो विचार थे उनकी व्याख्या की। उनके बारे में उन्होंने सौंदर्य के बारे में इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की। अब हम कला के बारे में उनके विचार देखते हैं। प्लेटो ने कला कहा है कि जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है। तो सबसे पहली जो परिभाषा उन्होंने कला की दी उनका यह आती है कि जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है। प्लेटो ने कला का अलग से विस्तृत विवेचन ही नहीं किया वरन कला व काव्य को एक साथ जोड़ा है। उनके अनुसार काव्य या कला के निम्न प्रमुख गुण हैं, जिसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मानव जीवन का अनुकरण, नंबर 2 दिव्यता की झलक, नंबर 3 सत्य का उदात्त रूप और नंबर 4 सौंदर्य का अंकन और नंबर 5 है आनंदानुभूति। यानी आनंदानुभूति को उन्होंने लास्ट में लिया। प्लेटो के अनुसार कला केवल आनंददायिनी ही नहीं वरन राष्ट्र एवं मानव जीवन हेतु उपयोगी भी होनी चाहिए।
जिस कला में सद्गुणों को प्रशय न मिले, आत्मोत्कर्ष न हो, जिसे मिथ्या परितोष प्राप्त हो, वह त्याज्य है। यानी इस तरह की चीज़ों को त्याज्य करना चाहिए। यदि कला में ही अशुभ तत्वों का आग्रह होगा तो प्रेक्षकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह अनुपयोगी कला होगी। यहाँ प्लेटो का नैतिक आग्रह दृष्टिगत होता है। प्लेटो के अनुसार रूपात्मक सौंदर्य में ही सद्गुणों की अभिव्यक्ति होती है। चित्रकारी, बुनाई, कसीदाकारी, शिल्पकला आदि मस्तिष्क के गुणों के परिणाम हैं। इनमें निहित सामंजस्य, लय और सुंदर शैली मस्तिष्क की शुभ और सुंदर विशेषताओं के कारण ही उत्पन्न होती है। इनके अनुसार यदि कलाकार को कला सृजन की स्वतंत्रता दी जाती है तो यह आवश्यक है कि वह अपनी कला में सिर्फ शुभ और लाभप्रद चरित्रों का ही चित्रण करे। कला वासनाओं को उद्दीप्त और पोषित करती है। कलाकार सत्य का अनुकर्ता मात्र है और उनकी कला वासनाओं को उद्दीप्त और पोषित करती है। इसके अनुसार यदि कलाकार को कला सृजन की स्वतंत्रता दी जाती है तो यह आवश्यक है कि वह अपनी कला में सिर्फ शुभ और लाभप्रद चरित्रों का ही चित्रण करे। कला वासनाओं को उद्दीप्त और पोषित करती, यह वो मानते हैं। कलाकार सत्य का अनुकर्ता मात्र है और उसकी रचनाएं आत्मा के अशिव पक्ष का पोषण मात्र करती हैं, जिनका प्रभाव उत्तेजनात्मक होता है और इसलिए वह हानिकारक भी है। प्लेटो ने शिव के आधार पर ही कला की निंदा व प्रशंसा की है। नैतिक आग्रह के कारण ही प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य में कला की कल्पना की है। कला हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के साथ ही सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति है, इसलिए उसे निश्चय ही दोष रहित व शिव स्वरूप होना चाहिए। अश्लील संवेगों को कुरेदने वाली कला हमारी आत्मा की शत्रु है और त्याज्य है। ऐसे कलाकारों को फूलों का हार पहनाकर आदर्श राज्य से सादर विदा कर देना चाहिए, ये प्लेटो कहते हैं। यही कारण है कि यूनान की कला में हमें अश्लील, घृणास्पद, उत्तेजक और अशुभ विचारों का अंकन नहीं के बराबर मिलता है। यूनान की तत्कालीन कला में दिव्यता की झलक और सौंदर्य का उदात्त स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, जिसके उदाहरण मल्ल, अफ्रोडिटी, वीनस, विजयश्री आदि कलाकृतियों में देखा जा सकता है। नग्न आकृतियां भी इंद्रिय आकर्षण उत्पन्न नहीं करती। प्लेटो ने इसी कारण होमर के काव्य की निंदा की है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में अशुभ भावों एवं चरित्रों की अनुकृति करके समाज को बुराई की ओर अग्रसर किया है। प्लेटो की कला संबंधी समस्त विचारधारा उनके अनुकरण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने चित्रकला व काव्य कला को मात्र अनुकृति कहा है। यानी अगर उनके कला संबंधी समस्त विचारधारा को देखा जाए तो वो उनके अनुकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने चित्रकला व काव्य कला दोनों को मात्र अनुकृति कहा है। इस प्रकार से कला और सौंदर्य के बारे में प्लेटो के विचार थे। अगले वीडियोज में हम प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।